अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम लोग बात करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन की। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है कि कोई भी एक हमारे पास गिवन सेंटेंस होता है और उसके अंदर कोई फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ छोड़ के आगे वो ऑप्शन दे देता है चार। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वहां पे सूटेबल हमने कोई वर्ब और या हमारा कोई वो वोकेबलरी पूछ लेगा, वोकेबलरी का वर्ड या सेंटेंस कोई होगा, सेंटेंस की मिस्टेक होगी या कोई ग्रामर का वहां पे रूल अप्लाई होता होगा। ये तीन चार जो चीजें होती है वो सेंटेंस कंप्लीशन में आनी होती हैं। ठीक है, ये उसने लिखा भी है, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वन और टू ब्लैंक्स आर गिवन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर एक या दो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ईच ब्लैंक इंडिकेट्स द समथिंग हैज बीन ओमिटेड। कोई हर ब्लैंक में कुछ ना कुछ वो हुआ होता है जो वो नीचे ऑप्शन में गिवन होता है और सूटेबल हमने ढूंढ के लगाना होता है। फाइव और फोर लेटर्स वर्ड्स सेट ऑफ वर्ड्स आर गिवन बिलो द सेंटेंसेस। ये वो एक्सप्लेन कर रहा है। ये आगे उसने बताया कि these questions are designed to determine the candidate's ability to recognize the following areas। ये तीन चार एरियाज होते हैं जो वो चेक करना चाह रहा होता है कैंडिडेट की एबिलिटी। उसमें करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना चाह रहा होता है कि भाई इसको आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल जो है वो वर्ड लगना है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, कौन सा सेंटेंस आएगा, प्रेजेंट का, पास्ट का। एक्चुअली इसमें क्या है कि आपको सेंटेंसेस आने चाहिए और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए। ये एफएससी लेवल तक हर स्टूडेंट को करवा दी जाती हैं। अगर ये आप लोगों को नहीं आते तो आप लोग ये आप लोगों को आगे भी जाके बहुत नुकसान करेंगे अगर आपको इस लेवल पे ये चीज़ें नहीं आती तो। ये आप लोग जो है वो आप लोगों को आने चाहिए। और टेंसेस तो मैट्रिक से पहले ही सबको आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इस तरह के और भी होते हैं जो एक्टिव पैसिव जो हैं वो भी। ये तीन चार चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसमें जो दूसरी है वो करेक्ट चॉइस ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी वही है कि सूटेबल वर्ड आपको आपको वोकेबलरी के वर्ड्स आते हैं तो आप जैसे एंटोनिम सिनोनिम का आपको मीनिंग आता है, यहाँ भी ऐसे ही है। कोई गिवन वर्ड दे दिया जाएगा, आपने वहाँ तीन चार वर्ड दे दिए जाएंगे, उनके मीनिंग जो तकरीबन मिलते जुलते होंगे, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग पता है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, तो आप ये उसका राइट आंसर जो है वो क्लियर कर लेंगे, टिक कर लेंगे। देन आगे है अप्लाइड ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स में क्या है, वर्ब एडवर्ब, आपको जो बेसिक ग्रामर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आने चाहिए। वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, नाउन प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, कंजक्शन, ये चीज़ें भी आप लोगों को आनी चाहिए और ये हर जगह पे करवाई जाती हैं, हर स्कूल कॉलेज में। हाउ टू आंसर सेंटेंस कंप्लीशन, ये उसने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं। उसने बताया रीड द सेंटेंस केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन, कंसिडर द ब्लैंक और ब्लैंक्स विद रिलेशन टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो ब्लैंक है उसको आपने देखना है कि वो जो बाकी सेंटेंस है उसके साथ रिलेशन आपने देखना है। वो जो ब्लैंक वहाँ पे हमने ऑप्शन में से वर्ड लगाना है। इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन कॉल फॉर अ पॉजिटिव वन, मतलब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है या पॉजिटिव सेंस दे रहा है। इज देयर आर टू ब्लैंक्स, शुड बी पेयर्ड, शुड बी द पेयर्ड, शुड द पेयर बी कंपैरेटिव, मतलब वो कह रहा है कि दो ब्लैंक्स जो हैं वो गिवन हो सकते हैं और कंपैरेटिव है, कंट्रास्टिंग है और कंप्लीमेंट्री है। आर यू लुकिंग फॉर टर्म दैट बेस्ट डिफाइन द फ्रेज इन सेंटेंस, और वो जो आपने बेस्ट एक फ्रेज देखनी है जो सेंटेंस को डिफाइन कर रही हो उन चार ऑप्शन में से। देन एलिमिनेट दोज आंसर चॉइसेस दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया, जो आपको लग रहा है कि यार ये क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे ऑप्शन, उनको आप कैंसिल करें, वहाँ वो आप पहले ही कैंसिल कर दें माइंड में, मतलब कैंसिल कर दें, क्लियर कर दें कि यार ये तो हो ही नहीं सकते। देन रीड द सेंटेंस टू योरसेल्फ, ट्राइंग आउट ईच ऑफ द रिमेनिंग चॉइसेस वन बाय वन। जो एलिमिनेट कर दिया उसके अलावा जो बचती हैं उनको कोशिश करें वहाँ पे अप्लाई करने की कि ये सेंटेंस में लग सकती हैं कि नहीं। और फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन यू फाइंड इजी,
इफ यू हैव ट्रबल विद द क्वेश्चन। और ये आपने पेपर में करना है कि जो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह के कोई भी चीजें टफ है ना, वो आपने पहले नहीं करनी। जो आपको लगता है कि यार ये वाला पार्ट मुझे कम आता है या ये मुश्किल है, वो आपने हमेशा एंड पे करना है। ये हमेशा पेपर में आप बना लें, क्योंकि अगर आप उस पर लगे रहेंगे तो आपका सारा टाइम उसी पे वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें जो आपको आते हैं, किसी भी पोर्शन, कोई पोर्शन आता है या उसके पार्ट्स आते हैं, उनको पहले सॉल्व करें, करते जाएं जो जो आते हैं। फिर वापसी रिपीट आए, फिर टाइम मैनेज करें, भाई टाइम इतना रहेगा उस हिसाब से, फिर जो मुश्किल है उनको बाद में करें। तो पहले हमेशा इजी जो होते हैं उनको करते हैं। देन इसमें आगे आ गया एग्जाम्पल, उसने दिया है एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेटरी आंसर्स। डायरेक्शन, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, direction, select appropriate word from the choice to fill blanks. My father dash me that I should have informed him. उसने यहाँ दिया है माई फादर, ऑप्शन ए में सैड, ऑप्शन बी में टोल्ड, ऑप्शन सी में आस्क्ड, ऑप्शन डी में टेल। माई फादर सेड मी दैट आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, माई फादर टोल्ड मी दैट आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, माई फादर आस्क्ड मी दैट आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, माई फादर टेल मी दैट। अब ये देखें, माई फादर जो है और उसके बाद जो फिक्र है ना, दैट मी दैट, दैट जब लगता है ना, इसका मतलब है मोस्टली वहां पे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है। जैसे वो डायरेक्ट फ्रेज होती है ना, माई फादर सेड मी, सेड, माई फादर सेड, और उसके बाद आगे हाइफन दो लगा के, और उसके अंदर जो होता है आई शुड हैव इन्फॉर्म हिम, या जो भी है। तो उसको जब उसने इनडायरेक्ट किया है माय फादर, अब हमने देखना है यहाँ पे सेड लगना है, टोल्ड लगना है। जब भी इनडायरेक्ट होता है तो उसमें सेड नहीं आता, वो डायरेक्ट में सेड आता है, माय फादर सेड ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। लेकिन जब इनडायरेक्ट होगा तो माय फादर टोल्ड मी दैट आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। तो ये चूंकि डायरेक्ट सेंस बननी है, तो यहाँ पे टोल्ड आएगा। उसने आगे ऑप्शन बी भी किया था, करेक्ट आंसर इज बी। द सेंटेंस इज द इनडायरेक्ट नरेशन, सो सेड कैन नॉट बी यूज्ड। क्योंकि इनडायरेक्ट है सेंटेंस, तो डायरेक्ट होता तो फिर माय फादर सेड, अब इनडायरेक्ट में सेड नहीं, वो टोल्ड या आस्क्ड में चेंज हो जाता है सेड, फिक्रे की सेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे सेंस के हिसाब से फादर टोल्ड, फादर ने बताया, मी दैट आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, मेरे फादर ने मुझे कहा कि भाई मैंने मुझे उसको बता देना चाहिए था। आस्क कैन नॉट बी यूज इन द इनडायरेक्ट नरेशन। आगे एग्जांपल 2 है, ही वाज डैश ऑफ ऑल द वैल्यूएबल possessions, ही वाज रॉब्ड, स्टोलन, पिंच्ड, established। अब यहाँ पे हमने, अब ये देखें, हमें चारों दिखने में लग रहे हैं कि भाई ये भी स्टोलन भी हो सकता है, पिंच्ड भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने फिक्रे की सेंस देखनी है और अपनी वोकेबलरी के हिसाब से देखना है। ही वाज डैश ऑफ ऑल द वैल्यूएबल पोजेशंस, ही वाज, उसने जो आंसर किया है वो किया है रॉब्ड। और उसने आगे एक्सप्लेन किया है स्टोलन कैन नॉट बी यूज बिकॉज अ मैन कैन नॉट बी स्टोलन। स्टोलन जो ऑप्शन बी है ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा, ही वाज स्टोलन ऑफ ऑल द वैल्यूएबल पोजेशन। और लिखा है आगे ओनली गुड्स कैन बी स्टोलन, चीजें स्टोल की जा सकती हैं, चीजों को चुराया जा सकता है, मैन को नहीं चुराया इस तरह स्टोलन किया जा सकता। अगर यहाँ पे किसी चीज का होता फिर हम लगा सकते थे स्टोलन। अब चूंकि मैन आया ही वाज, तो यहाँ पे फिर अब रॉब्ड लगेगा, ही वाज रॉब्ड। रॉब्ड होता है किसी से कोई चीज चोरी करना, रॉबरी जो होती है, या ले लेना, चोरी कर लेना। स्टोलन भी यही, इसका भी स्टोलन का भी होता है छीन लेना। तो छीनी कोई चीज आती है, तो यहाँ वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई चीज होती है तो हम स्टोलन लगाते हैं, चूंकि मैन है तो फिर हम रॉब्ड लगाएंगे। और पिंच्ड और स्टैब्लिश्ड तो यहाँ पे वैसे ही नहीं लगेगा। बस एग्जाम्पल 3 है, those who feel that war is stupid and unnecessary think that to die on the battlefield is, those who feel that war is stupid and unnecessary think that to die on the battlefield is, जो ये समझते हैं कि वॉर जो है वो स्टूपिड चीज है और नेसेसरी है,
वो ये सोचते हैं कि बैटल फील्ड में डाई, मर जाना जो है वो है परजियस, प्रिटेंशियस, यूजलेस, इलीगल। मतलब वो कहना चाह रहा है कि वो नेगेटिव सेंस में उसने बात की है, पहली भी और दूसरी भी, कि जो लोग ये समझते हैं ना कि वार में जाना बिल्कुल स्टूपिड और गैर जरूरी है, थिंक दैट, वो ये सोचते हैं कि मर जाना जंग के मैदान के अंदर जो है वो भी मतलब आगे नेगेटिव सेंस में बात करना चाह रहा है ना। तो अब कर्जियस तो नहीं हो सकता क्योंकि वो नेगेटिव में कहना चाह रहा है। फिर प्रिटेंशियस भी नहीं हो सकता, इलीगल भी नहीं हो सकता, वो इलीगल बैटलफील्ड में मरना इलीगल तो नहीं होगा, लेकिन जो यूजलेस है ना वो यहाँ पे सुटेबल आ रहा है। क्योंकि बैटलफील्ड में मरना इज यूजलेस, मतलब वो समझते हैं कि बैटल में जंग में मर जाना भी बेकार है। जो जंग को फजूल और गैर जरूरी समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि बैटलफील्ड के अंदर जो मर जाना है ना वो यूजलेस है, फजूल काम है, मतलब छोड़ दो इसको। तो ये उसने आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि टू दिस आंसर इज एटीट्यूड एक्सप्रेस्ड that war is stupid and unnecessary. Those who are antagonistics toward war would consider a battlefield that to be useless. मतलब जिनको जंग जो है वार जंग वो इतनी बुरी लग रही है तो जाहिर है उनको बैटलफील्ड में, हम तो कहते हैं कि भाई जंग में शहीद मर जाना शहीद होता है हमारे रूह से, लेकिन जो लोग उसने बताया कि ये समझते हैं कि वार में लड़ना फजूल है, तो जाहिर है उनके लिए बैटल फील्ड में मर जाना भी यूजलेस है उनके मुताबिक। Then example 4 है, if you hear the dash of a gun, don't worry, it's only my car backfiring. If you hear the dash of a gun, don't worry, it's only my car backfiring. अब गन की क्या होती है, गन की ना तो फ्लैश होती है, ना रिटॉर्ट होती है, ना रिपोर्ट होती है। अब उसने क्या बोला है, इफ यू हेयर द रिपोर्ट ऑफ अ गन डोंट वरी इट्स ओनली माई कार बैक फायरिंग। अब उसने करेक्ट ऑप्शन में बी लिखा है, द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन वेदर फ्रॉम अ गन और अ कार इज कॉल्ड अ रिपोर्ट। ये उसने आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जो गन में से साउंड निकलता है या जो कार की जो बैक फायरिंग होती है, कार में से आवाज आती है उसके साइलेंसर जो होता है उसमें से, उसको जो एक टर्म है उसके लिए वो रिपोर्ट यूज होती है। वैसे तो हमें एक रिपोर्ट होता नहीं किसी भी चीज को रिपोर्ट करना या रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट लिखना, लेकिन ये जो टर्म है ना वो कह रहा है उसको रिपोर्ट कहते हैं। तो मुझे अब दिखने में बर्स्ट लग रहा था कि इफ यू हेयर द बर्स्ट ऑफ अ गन, मतलब गोली चलने की आवाज उसको बर्स्ट बोल देते हैं, या तो और कार की भी अक्सर वो कह देते हैं बर्स्ट, बर्स्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन जो उसने यहाँ पे बताया है वो रिपोर्ट है। रिपोर्ट अब आपने माइंड में रखना है कि जो भी गन का आवाज निकलती है या जो कार की बैक फायरिंग होती है वो हमेशा उसको रिपोर्ट कहते हैं। देन एग्जांपल 5 जो है, ही डिमांडेड ओबीडियंस फ्रॉम अस एंड वाज ऑल ही डिमांडेड डैश ओबीडियंस फ्रॉम अस एंड वाज ऑलवेज टेलिंग अस वी मस्ट बी डैश सब्जेक्ट्स। ही डिमांडेड ओबीडियंस फ्रॉम अस मतलब उसने हमसे, ओबीडियंस ओबीडियंट होता है किसी भी चीज़ का, फर्मा बरदारी उसने मांगी है, उसने कहा कि भैया आप मेरे जो बात है वो माने। अब इसमें उसने जो स्टार्ट वाला ऑप्शन में टोटल पार्शियल फॉर्मल कंप्लीट, अब यहाँ पे कंप्लीट भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है। तो हम देखते हैं आगे क्या लगता है, दूसरे में क्या लगता है। फ्रॉम अस एंड वाज ऑलवेज टेलिंग अस वी मस्ट बी डैश सब्जेक्ट्स, फुलिश सब्जेक्ट्स ऑप्शन ए में, और ऑप्शन डी में कंप्लाइंट सब्जेक्ट्स। तो उसने यहाँ पे जो पहला है फिल इन द ब्लैंक उसमें तो हमें आइडिया हो रहा था या टोटल आना है या कंप्लीट आना है। ही डिमांडेड कंप्लीट ओबीडियंस फ्रॉम अस, कंप्लीट सेंस अच्छी दे रहा है, कंप्लीट ओबीडियंस फ्रॉम अस ये डी है, और कंप्लीट के हिसाब से ही फिर हमें जो है एंड वाज ऑलवेज टेलिंग अस वी मस्ट बी कंप्लाइंट सब्जेक्ट्स। ये पार्शियल क्रिंजिंग ऑप्शन बी जो है, फुलिश और फॉर्मर रिकॉर्डियस ये नहीं आएंगे, ऑप्शन डी आएगा। सॉरी। देन ये एग्जाम्पल 6 है, वी आर डैश गोइंग टू हैव द फेस द रियलिटी टू फेस द रियलिटी दैट द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर। वी आर डैश गोइंग टू हैव फेस द रियलिटी, हम रियलिटी को फेस करने जा रहे हैं, दैट द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर।
अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं, ज़खायर हैं, वो क्या है? अब ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में हमने देखना है। वी आर गोइंग टू फाइनली फाइनली वी आर फाइनली गोइंग टू हैव, वी आर ग्रेजुअली गोइंग टू हैव, वी आर इवेंचुअली, वी आर क्विकली। आई थिंक यहाँ पे मैंने क्या, वी आर इवेंचुअली गोइंग टू हैव। अब ये देखें, फाइनली भी लग रहा है यहाँ पे, हो सकता है, लेकिन जो टेस्ट की सेंस है ना, फिक्रे की सेंस है, वो ग्रेजुअली के साथ बनेगी। तो ये यही चीज़ है असल में सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, कि आपको जो सूटेबल वर्ड है ना, वो आइडिया होना चाहिए वहाँ पे। वी आर ग्रेजुअली, वी आर इवेंचुअली, ऑप्शन सी जो है इवेंचुअली, वी आर इवेंचुअली गोइंग टू हैव to face the reality that the resources of earth are finite, फाइनाइट होते हैं, महदूद। मतलब वो कह रहा है कि वी आर इवेंचुअली गोइंग टू हैव फेस, हमें इस हकीकत को एक दिन आखिरकार मानना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा, दैट रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर फाइनाइट। मतलब जो रिसोर्सेज है ना, वो एक दिन खत्म हो जाने हैं अर्थ के। जिस हिसाब से हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ना, गैस, बिजली, और मतलब रिसोर्सेज जो भी हैं, गैस निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, लोग समझते हैं कि इनफिनाइट है, मतलब ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि हमें इस रियलिटी को इवेंचुअली एक दिन जाके पता लगेगा, हकीकत का पता लगेगा कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये लामहदूद नहीं बल्कि महदूद हैं, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। Then example 7 है, the reunion was completely dash, would have guessed, we would have booked the same flight। इसमें एक वर्ड होगा, union was completely illogical, fortuitous, expected, abandoned। One reunion was completely expected, who would have guessed, we would have booked the same flight, fortuitous। वन रीयूनियन वाज कम्प्लीटली फॉर्चुअस। फॉर्चुअस होता है, फॉर्चून से निकला है, फॉर्चून बोलते हैं खुशकिस्मती को। तो मतलब वन रीयूनियन वाज कम्प्लीटली फॉर्चुअस, कि ये एक बड़ा खुशकिस्मती वाला जो रीयूनियन थी हमारी, दोबारा से मिलना, क्वेश्चन टेंस में बता रहा है। वुड हैव गेस्ट, किसने सोचा था, वी वुड हैव बुक द सेम फ्लाइट, किसने सोचा था कि हम एक ही फ्लाइट में, मतलब हमने एक ही फ्लाइट बुक की और हम मिल जाएंगे। ये तो फॉर्चून, किस्मत से हम मिल गए। वो कहना चाह रहा है कि जो हमारी रीयूनियन हुई है वो किस्मत से हुई है। फॉर्चुअस, यहाँ पे लॉजिकल तो वर्ड ही गलत है, वो तो नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। एक्सपेक्टेड, वन रीयूनियन वाज कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड, वो भी नहीं आएगा। अबेंडेंट, मना करना, वो भी नहीं है। फॉर्चुअस मतलब जो है वो खुशकिस्मती है, किस्मत थी हमारी कि हम लोग इस तरह मिल गए। एग्जाम्पल 8, the presence of armed guards dash us from doing anything disruptive। गार्ड्स की, आर्म गार्ड्स की जो मौजूदगी है, उसने हमें डिफीटेड, एक्साइटेड, इरिटेटेड, प्रिवेंटेड, यहाँ पे प्रिवेंटेड आएगा। उसने हमें रोके रखा फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिस्ट्रप्टिव, कि हम कोई भी गलत काम करें। तो यहाँ देखने से ही लग रहा है, जो एग्जाम्पल नंबर 8 है इसमें, द प्रेजेंस ऑफ आर्म गार्ड्स प्रिवेंटेड अस, हमें उसने रोक दिया या बचा दिया फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिस्ट्रप्टिव, कोई भी गलत काम करने से। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है, ये हम अभी 10 उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, अभी 9 कर रहे हैं। हेल्ड अप ओनली बाय अ स्टील केबल, द चेयर लिफ्ट वाज डैश टू कैरी ओनली 2 people। हेल्ड अप ओनली बाय अ, अब आगे हमने इसमें देखना है कौन सा सूटेबल जो है वो वर्ड लगेगा। हेल्ड अप ओनली बाय अ स्टील केबल, स्लेंडर स्टील केबल, सिंगल स्टील केबल, स्टर्डी, मैसिव, और आगे में क्या आएगा, द चेयर लिफ्ट वाज टू कैरी ओनली 2 people, इंस्ट्रक्टेड, इंटेंडेड, ऑब्लिगेटेड, डिजाइंड। द चेयर केबल वाज डिजाइंड, आई थिंक सो आएगा। हेल्ड अप ओनली बाय अ मैसिव स्टील केबल, ये उसने बताया, ये उसने ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज बी, द सेंटेंस इज कंसर्न्ड विद द डिजाइन ऑफ द लिफ्ट, as it says held up only by you may sure that the cable is not large, which eliminates C and D of the 3 remaining। ने बोला है कि सी और डी जो है वो निकल जाएंगे ऑप्शंस,
held up only one complete, उसने only intended be complete the same sentence logically में बोला है। तो बी जो है उसमें held up only by a single steel cable, the chairlift was intended to carry only 2 people। मतलब वो कहना चाह रहा है कि चूंकि वो सिंगल केबल तार की बनी थी चेयरलिफ्ट, तो वो सिर्फ 2 लोगों को कैरी कर सकती थी। उसकी जो इंटेंडेड थी या इंटेंशन थी, चेयरलिफ्ट वाज इंटेंडेड टू कैरी ओनली 2 पीपल, 2 लोगों को बस वो कर सकती थी, कैरी कर सकती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा। देन ये लास्ट हमारी एग्जांपल है, द फैक्ट्री डैश फैक्ट्रीज हैड नॉट क्लोज्ड एंड दोज फैक्ट्रीज जो है वो बंद नहीं हुई, and those who needed work most were given a chance to survive during the economic disaster. Dash the factories. Unintentionally, the factories are not closed. Mercifully, literally, unfortunately, mercifully, यहाँ पे mercifully लग रहा है। Mercifully, the factories are not closed. रहमाना कह लें कि रहमाना तौर पर या अल्लाह की तरफ से फैक्ट्रीज आर नॉट क्लोज्ड, फैक्ट्रीज बंद नहीं हुई थी। एंड दोज हु नीडेड वर्क मोस्ट वर गिवन अ चांस टू सर्वाइव ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डिजास्टर। इकोनॉमिक डिजास्टर जिस तरह कोरोना का आया था, तो यहाँ भी वो कह रहा है कि एक डिजास्टर इकोनॉमिक आया, और लेकिन रहमाना या रहमाना तौर पे देखें अल्लाह की तरफ से कि फैक्ट्रीज अभी बंद नहीं हुई, तो लोगों को काम मिल गया। सेंटेंस कंप्लीशन की उसने टाइप्स आगे बताई हैं 3, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन में 3 मेजर चीजें जो हैं वो चेक होती हैं। एक यूजिंग वोकेबलरी, कंप्लीशन यूजिंग वोकेबलरी, कि वो कुछ इस तरह का वर्ड दे देगा जो जिसका कोई ग्रामर की मिस्टेक के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, या कोई किसी भी टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जस्ट वोकेबलरी का वर्ड होगा। तो आपको वो देखना होगा कि आया वो वर्ड सूटेबल है। जैसे मर्सीफुली था, ये कोई वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई कंजक्शन वगैरह कुछ इस तरह की मिस्टेक नहीं है ग्रामर की, ना ही सेंटेंस की, ये जस्ट वोकेबलरी का एक वर्ड है, और आपने वहाँ पे सूटेबल देख के लगा लेना है। देन टाइप जो 2 है वो है सेंटेंस कंप्लीशन यूजिंग ग्रामर। ग्रामर की कोई मिस्टेक है किसी सेंटेंस में, तो वो आपने ठीक कर लेनी है। इज दैट, हैड, हैव, मतलब कोई भी चीज़ गलत लगी हुई है आपको आइडिया हो जाना चाहिए देखते ही कि भाई ये ग्रामर की मिस्टेक है। देन कंप्लीशन ऑफ पार्ट टाइप 3 जो है सेंटेंस कंप्लीशन यूजिंग अप्रोप्रिएट फिलर। अप्रोप्रिएट फिलर वर्ड जो है मतलब बिल्कुल एक्सैक्ट वर्ड, ये भी वही जैसे मर्सीफुली अप्रोप्रिएट में भी आ सकता है, कैटेगरी में भी आ सकता है, और अप्रोप्रिएट फिलर में भी आ सकता है। देन ये टाइप 1 यूजिंग सेंटेंस कंप्लीशन वोकेबलरी जो है, यूजिंग वोकेबलरी, ये हम इसकी एक एग्जांपल सिर्फ देख लेते हैं। Some people dash themselves into believing that they are irresponsible to the organization they work for। कुछ लोग जो है वो डैश खुद को मानने लग जाते हैं कि वो दे आर इंडिस्पेंसिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए इंडिस्पेंसिबल हैं। some people keep themselves, some people fool themselves, some people force themselves। ये तीनों नहीं आएंगे, keep भी नहीं आएगा, fool भी नहीं आएगा, force भी नहीं आएगा, denigrate भी नहीं, और delude, some people delude themselves into believing। ये उसने ऑप्शन ई जो है वो ठीक किया है यहाँ पे। देन ये ऑप्शंस दिए हैं उसने काफी, ये एग्जांपल्स उसने दिए हैं, ये एक्सरसाइज है, इसमें कुछ थोड़े से होंगे, ये आप लोग ये कर लीजिएगा तो आप लोग को और करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये 25 हैं, ये 25 आप लोग कर लें वोकैबलरी के सेंटेंस करेक्शन। ये 25 जो है एग्जाम्पल 2 है वो, ये भी हम एक देख लेते हैं इसकी। Many women in developing countries experience a cycle of poor health that dash before they are born and persists through adulthood, passing from generation to generation। Many women in developing countries experience a cycle of poor health। बहुत से ममालिक में जो औरतें हैं वो पुअर हेल्थ के साइकिल से गुजरती हैं या एक्सपीरियंस करती हैं। दैट डैश बिफोर दे आर बॉर्न, जब वो पैदा होती हैं। परसिस्ट
थ्रू अडल्टहुड पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन इस चीज में से गुजरती हैं। पैदा होने से पहले भी उनकी जनरेशन भी ऐसे ही पुअर हेल्थ में से गुजर रही होती हैं, जो एक पीरियड होता है। तो उसका जो आगे ऑप्शन दिए हैं, डिराइव्स दैट, पुअर हेल्थ, दैट डिराइव्स, दैट establishes, that begins, that originates. Poor health that begins before they are born. तो यहाँ पे ओरिजिनेट्स भी हो सकता है, बिगिंस भी, लेकिन बिगिंस जो है वो सूटेबल वर्ड है, वो ठीक है यहाँ। ये इसकी भी आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं। ही लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ डैश, allusions, conclusions, delusions, allusions या delusions। He lives in the world of illusions। ऑप्शन डी जो है ये पहले का हो सकता है। He did not register his dash to the proposal। He did not register his, ये आगे इसके आंसर्स दिए हैं सबके। He dashed that he could speak 5 languages। He challenged, ऑप्शन जो सी है यही लग रहा है, suggested, boasted, submitted नहीं। He challenged, ऑप्शन सी। He challenged that he could speak 5 languages। Then Thaw bonsai, a well-known art form, originated in China. It was dashed by the Japanese। It was cultivated, finished, preferred, borrowed। It was borrowed आ सकता है यहाँ पे, मतलब उनसे उधार ली गई। पहले जापान जापान से, मतलब ये जापान की थी तो उसके बाद चाइना ने सीखी है। ये भी 20-25 होंगे, ये भी दूसरी टाइप के सेंटेंस कंप्लीशन के। इनके आगे आंसर्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने एक बार पढ़ने हैं बस, इनको कर लें ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। ये जो तीसरी एग्जाम्पल है, ये सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस। ये उसने एक एग्जांपल दी है। द डिप्टी मैनेजर डैश टू रिजाइन बिकॉज ऑल इज proposal were dashed down by his superiors। The deputy manager offered to resign, gave to resign, began to resign, willing to resign because all his proposals were thrown down by, held down by, began down by। द डिप्टी मैनेजर थ्रेटन टू रिजाइन, ये ऑप्शन उसने ई कहा है कि यहाँ पे ठीक है। डिप्टी मैनेजर जो है जाहिर है उसने वो थ्रेटन कर दिया, उसने पहले से आगाह कर दिया कि भाई मैं जो है वो रिजाइन दे दूंगा, बिकॉज ऑल इज प्रपोजल्स वर डैश टर्न डाउन। यहाँ पे हेल्ड, नॉक्ड और थ्रोन जो है ना, ए बी और डी ऑप्शन में, जो ये वाले थ्रोन, हेल्ड, नॉक्ड, वो डाउन के साथ नहीं सूटेबल लग रहा है। हेल्ड डाउन, नॉक डाउन, थ्रोन डाउन नहीं, यहाँ पे टर्न डाउन आएगा, टर्न के साथ डाउन ही लगता है। तो द डिप्टी मैनेजर थ्रेटन्ड, ऑप्शन डी, टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर टर्न डाउन बाय हिज सुपीरियर्स, ऑप्शन ई आएगा। ये इसकी भी आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये भी आप लोग कर लें। ये भी 15-20 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन जो है, ये इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। ये आगे से यूजिंग ग्रामर है। यूजिंग ग्रामर क्या है, ग्रामर की कोई मिस्टेक हो सकती है। जीनियस डज व्हाट इट मस्ट एंड टैलेंट डज व्हाट इट कैन। यहाँ पे वही ना, ग्रामर में आपकी जो हेल्पिंग वर्ड्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, टेंसेस में जो जो यूज होते हैं, वो एस या एस किसी टेंस के साथ, किसी का विल, किसी के साथ वुड, किसी के साथ कैन। तो ग्रामर में ये चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन में। जीनियस डज व्हाट इट मस्ट, जो जहीन होता है वो करता है जो उसे करना चाहिए। एंड टैलेंट डज व्हाट इट कैन, और टैलेंट जो है वो करता है जो वो कैन कर सकता है। यहाँ पे वुड, शुड, में वो नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स में, द पैसेंजर्स वर वेरी हैप्पी डैश द फ्रेंडली, ये प्रपोजिशन का यूज भी बीच में आएगा, ये प्रपोजिशन है। ये सेंटेंस वाले में जो ग्रामर का है, तो प्रपोजिशन भी ग्रामर की टाइप है। द पैसेंजर्स वर वेरी हैप्पी dash friendly and warm treatment given to them। About the friendly and warm treatment given to them, about यहाँ पे आएगा। The passengers were happy from the friendly, ये भी नहीं है। to the friendly, by the friendly, वो भी नहीं, about आएगा।
ऑप्शन डी, द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट इज बिकमिंग टू ब्रीथ, इट बिकम्स टू ब्रीथ, इट बिकम्स कहाँ पे, हाँ ये इट बिकम्स टू ब्रीथ, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी जो है वो आएगा। ये मुझे देखने से ही आइडिया हो रहा है, तो ये आप लोग भी करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है, ये ग्रामर वाले जो है, ग्रामर वाले बल्कि ज़्यादा इजी है। जो स्ट्रेंथ्स कंप्लीशन ग्रामर वाली है वो इजी है। अब ये थर्ड टाइप है, इसमें प्रोप्रिएट फिलर लगना है, वो क्या हो सकता है जी? द नोटिस एट द पेट्रोल पंप शुड बी ऑल इंजन नीडेड टू बी स्विच्ड ऑफ, मतलब इसमें हाफ सेंटेंस गिवन है, हाफ जो है या 3-4 लाइनों वाला जो सेंटेंस है वो आप लोगों ने आगे ऑप्शन में से लगा लेना है। इसमें उसने द नोटिस एट द पेट्रोल पंप शुड बी, ऑप्शन डी ऑल इंजन मस्ट बी स्विच्ड ऑफ। नोटिस पेट्रोल पंप के ऊपर जो नोटिस है वो ये होना चाहिए, शुड बी का मतलब होना चाहिए, ऑल इंजन मस्ट बी स्विच्ड ऑफ, सारी गाड़ियां जो है वो बंद हो जाएं, जब पेट्रोल डालते हैं तो मतलब वो बंद करके गाड़ी फिर डलवाएं, ये नोटिस लगाना चाहिए। आगे उसने मल्टीपल चॉइस में कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं इसकी। एवरी पर्सन मस्ट लर्न दैट इज टाइम नीड्स अ वाइज यूज टू मेक वाइज यूज ऑफ इस टाइम, wise ways in his time to using his time in a wisely manner, that how wisely his time can be used। इसमें जो ऑप्शन सी है ना वो देखने से ही लग गया, एवरी पर्सन मस्ट लर्न टू मेक वाइज यूज ऑफ हिज टाइम, ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा। ये भी ऐसे ही है ये अब आप लोगों ने इसकी भी एग्जांपल दी हुई हैं, आगे सॉल्व करके इसके आंसर्स भी लगे हुए हैं। ये 3-4 टाइप्स के 15-15 20-20 ये हैं। ये आप लोग जो है कल का सारा दिन है आप लोगों के पास, और ये आप जस्ट एक एक बार भी सारे कर लेना इनको, तो आपके लिए ये मसला हल हो जाएगा। आप चाहे अपने मोबाइल से आंसर की जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर बना लें, ये जो आंसर की है, और अपने लैपटॉप पे इनको, अगर लैपटॉप पास है तो इनको लैपटॉप पे ओपन करके और साथ में मोबाइल पे जो है वो आप आंसर की को देखते जाएं, और आंसर जो है आपको पता लगता जाएगा फलां का फलां है, इनको रीड करें, देखें आंसर, खुद पता नहीं लगता की से देखें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, एक मोबाइल ही है, तो फिर आपको इसकी जो कीज़ हैं वो बजाय के ऊपर नीचे करने के, आप इसके एक पेज के ऊपर कीज़ लिख लें और उसको साथ साथ देखते जाएं जैसे जैसे भी करेंगे। तो ये आपने सेंटेंस कंप्लीशन यहाँ से कर लेनी है। तो जैसे जैसे मैंने आपको करवाया है, और वो एनालॉगी के भी यहाँ से करवाए हैं एनटीएस की बुक से, और एक मैंने आपको उधर से करवाया है पीयूसीट की बुक से, मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन करवाई है, पैराग्राफ जो है। तो आप ये सब चीज़ें, बुक्स भी आपके पास है, मटेरियल भी है, कल का दिन भी है सारा, परसों हम जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मैथ के टॉपिक हैं उनको स्टार्ट करें। तो अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, फिर हम जो है वो भी क्लास एंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, अब कल सॉल्व करेंगे तो फिर क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे जो पूछने होंगे। हाँ ये ठीक है।